बढ़ेगी, बट कुछ ना कुछ बढ़ेगी। जैसे आपका प्रोडक्शन 1000 से 3000 करना है, तो हो सकता है कि अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल बताइए, सोचिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपके जनरेटर्स चलते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे आप तो फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा। बट सेमी वेरिएबल हम एक एज्यूम करते हैं कि एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन करने लाइट बहुत जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है उस एरिया में। तो मैंने फैक्ट्री के ऑपरेशन के लिए कि बिना रुके काम चलता रहे 2 जनरेटर लगाए हुए हैं, रेंट पर लिए हुए हैं। तब उन जनरेटर्स का तो मैं रेंट तो मुझे देना है, चाहे मैं प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ। और उसमें जो फ्यूल डालना है, उसमें जो डीजल यूज़ करता हूँ मैं, वो डिपेंड करता है कि कितने आवर्स मैंने जनरेटर का यूज़ किया। अब कितने आवर्स मैं जनरेटर का यूज़ करूँगा वो डिपेंड करता है कि मैं प्रोडक्शन कितना करूँगा। अगर मुझे नॉर्मल वर्किंग, मुझे ज़्यादा 1000 फ़ोन की जगह मुझे 3000 बनाने हैं, तो वर्कर्स बढ़ाने के साथ साथ मुझे टाइम पीरियड भी बढ़ाना पड़ेगा। जो नॉर्मल जैसे फैक्ट्री का टाइम हम मानते हैं कि 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक फैक्ट्री का टाइम है, अब मुझे ओवर टाइम भी करवाना पड़ेगा। वर्कर्स को 6 बजे छुट्टी देने की बजाय 9 बजे छुट्टी दूंगा मैं, या 8 बजे दूंगा, मतलब ओवर टाइम करेंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, तो क्या होगा, फ्यूल का कंजप्शन, डीजल का कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जो जनरेटर का रेंट है वो तो फिक्स्ड है, बट फ्यूल का कंजप्शन बढ़ गया, तो ये क्या होगी आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 कॉस्ट शीट। और आपको शुरुआत से पहले मैं बता दूं कि बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फैक्ट्री एंड ऑफिस, बिकॉज इस चैप्टर कॉस्ट शीट को समझने में हमें फैक्ट्री के क्या फंक्शन होते हैं और ऑफिस के क्या होते हैं, अगर यह क्लियर हो गया तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने और थ्योरी को समझने में बहुत आसानी होती है। आपके अल्टीमेटली आपको इस चैप्टर में 3 चीज़ें करनी है जो भी डेटा क्वेश्चन में आएगा। एक तो आपको आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट करना है कॉस्ट हेड में कि कौन सा एक्सपेंस किस हेड का है, जो एक फॉर्मेट आगे हम पढ़ेंगे, तो उस फॉर्मेट में किस हेड में हमें उसको लिखना है, ये हमें करना है। दूसरा क्लबिंग करनी है, सारे जितने एक्सपेंसेस हैं तो उनके रिलेटेड हेड में अपनी क्लबिंग करनी है। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और थोड़ी बहुत ट्रिकी होते हैं, तो थ्योरी आप पढ़ लें, आधा 30 मिनट्स 40 मिनट्स का थ्योरी है। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 10-15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो इस चैप्टर में तो सफिशिएंट हो जाता है आपका। और 10 से 12 मार्क्स का आता है चैप्टर ये, तो 10 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। तो चैप्टर छोटा भी है, इजी भी है, बस ये है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैंने ये सेग्रीगेशन के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉस्ट हेड को आपको फैक्ट्री और ऑफिस दिखाया हुआ है। ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है, प्लांट है आपका, ये चिमनी से धुआं निकल रहा है, ये ऑफिस बिल्डिंग है ना। तो इन दोनों को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे अभी 12th और फाउंडेशन करके आए, तो ऐसा बहुत कम मौका किसी बच्चे को मिला होगा कि किसी फैक्ट्री की विज़िट करी हो। तो फैक्ट्री के ऑपरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फैक्ट्री में क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, फैक्ट्री में आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बंद कर दें। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है,
कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है। दूसरा मेंटेनेंस, आपको फैक्ट्री में दूसरा डिपार्टमेंट मिलेगा, जनरली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसका काम ये सर्विस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन को सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब इसमें क्या स्टाफ क्या होगा, इसके स्टाफ होंगे आपके इलेक्ट्रिशियन होगा, है ना, कोई जनरेटर का मैकेनिक होगा कोई। और मतलब अगर प्रोडक्शन में 100 का स्टाफ है तो मेंटेनेंस में आपके 5-6 स्टाफ होंगे। तो ये मेन डिपार्टमेंट नहीं है आपका फैक्ट्री का। मेन डिपार्टमेंट जो है वो है आपका ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। थर्ड आपका होगा स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, रॉ मटेरियल का स्टोरेज। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना कि जो जैसा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था आपका फैक्ट्री का, जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारे पैरामीटर पे फिट बैठता है या नहीं बैठता है। पांचवा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। इसका काम होता है आपका प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोसेस डिज़ाइन करना, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट्स फैक्ट्री में होंगे और फैक्ट्री का ऑपरेशन ऐसा होगा। तो फैक्ट्री के जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को भी देख लेते हैं। ये में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मैन पावर लेबर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्रोडक्शन से रिलेटेड वाला, जैसे आपके प्रोडक्शन सुपरवाइज़र हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फ्लोर मैनेजर हो गया, कोई फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हो गया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया। कंज्यूमेबल्स एंड स्पेयर्स मतलब कि स्पेयर पार्ट्स, जैसे टूल के में कोई बिट लगनी है, कोई स्क्रू ड्राइवर में बिट लगनी है, स्पेयर्स इस टाइप के हो गए। कोई मशीन का स्पेयर्स है, टूल्स हो गए जिससे काम करते हैं, स्क्रू ड्राइवर हो गया, न्यूमेटिक एयर प्रेशर वाले स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। और अलग अलग फैक्ट्री में प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग टूल्स का यूज़ होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है तो वो सोल्डरिंग करने वाला आयरन हो गया, मशीन्स हो गई, आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट हो गया, और आउटवर्ड क्वालिटी चेकिंग हो गई, फिर प्राइमरी पैकिंग हो गई। तो कैसे प्रोसेस कैसा होता है प्रोडक्शन का, कि स्टोर है, यहाँ आपका रॉ मटेरियल स्टोर है, फिर स्टोर ने मटेरियल इशू कर दिया प्रोडक्शन फ्लोर में, प्रोडक्शन फ्लोर ने आपका प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी कंट्रोल वालों ने उसको चेक किया, और वो फिनिश गुड्स फिर आपका गोडाउन में चला गया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब रॉ मटेरियल कैसे इशू करता है, स्टोर वाला किस बेस पे करता है, तो बिल ऑफ मटेरियल होता है। बिल ऑफ मटेरियल ये होगा कि जो प्रोडक्ट बनना है, हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट बनना है, उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितना लगना है, कौन कौन सा लगना है और कितना लगना है, इसकी पूरी लिस्ट होती है। तो जैसे भी कंज्यूमेबल आया था, तो कंज्यूमेबल बाकी के रॉ मटेरियल तो बिल ऑफ मटेरियल में लिस्टेड होंगे। कि सपोज जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा कि आपका ओप्पो कंपनी है, उसका एक फ़ोन बनना है, ओप्पो की फैक्ट्री है, उसका फ़ोन बनना है, सपोज मॉडल बनना है F19। उसमें क्या क्या लगना है, एक तो डिस्प्ले लगना है, फ्रंट वाला डिस्प्ले होता है, स्क्रीन, एक स्क्रीन लगेगी, एक उसका मदरबोर्ड लगेगा, पीसीबी, कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स लगेंगे, है ना, एक चार्जिंग केबल लगेगी। तो ये सब उसका बिल ऑफ मटेरियल होगा कि एक
फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा और कितना लगेगा, इसकी जो लिस्ट होती है उसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। अब कंज्यूमेबल जो होते हैं वो बहुत कॉस्ट वाइज बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है उनका और इनसिग्निफिकेंट होते हैं। वो कंज्यूमेबल्स को नॉर्मली बिल ऑफ मटेरियल में नहीं ऐड करते हैं, उसको एक बड़ी क्वांटिटी पे लिख देते हैं। जैसे कोई क्लीनिंग मटेरियल, क्लीनिंग का कोई लिक्विड है, प्रोडक्ट को जब फ़ोन बन जाए तो उसको क्लीन करने के लिए कोई लिक्विड यूज़ होता होगा सपोज, तो वो ऐसा लिख देते हैं कि 1000 फ़ोन बनाने के लिए 1 लीटर आपका ये वाला लिक्विड लगेगा। तो कंज्यूमेबल्स का अलग से ऐसा एक लिस्ट बनता है। तो कंज्यूमेबल वो होते हैं कि जो जब प्रोडक्ट आपका बन जाएगा तो उसमें विजिबल नहीं होते और उनका जो कॉस्ट फैक्टर में रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होगी उसमें कॉस्ट में बहुत इनसिग्निफिकेंट सा रोल होता है। तो ये कंज्यूमेबल्स होते हैं। होप इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फंक्शन के बेस पे आपके क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, जो भी कॉस्ट ऑफ हेड हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये सारे आपके कॉस्ट हेड हैं, ठीक है। कौन सा एक ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब जो रॉ मटेरियल लगना है प्रोडक्ट में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो वर्कर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। थर्ड हो गया आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो अनअवॉइडेबल होते हैं और बिना इसके प्रोडक्ट नहीं बन सकता। फिर आपके ओवरहेड्स आ जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गया। उस प्रोडक्ट को अब आगे सेल करना है, तो सेल करना है तो क्या होगा कि हमें कुछ सेल्स में स्टाफ रखना होगा, ठीक है। वो सेल करने के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए ट्रैवल करेंगे और उनको कुछ मार्केटिंग मटेरियल जैसे पम्पलेट है, एडवर्टीज़ करना है, वो सब लगेगा। तो ये सेल्स से रिलेटेड जो सारे खर्चे होते हैं वो आ जाते हैं आपके सेलिंग ओवरहेड में। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक फैक्ट्रीज़ में डिपार्टमेंट होता है डिस्पैच एंड लॉजिस्टिक्स। उसका ये काम होता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर मिला कि एक्स क्लाइंट को 1000 नंबर्स फ़ोन डिलीवर करने हैं इस डेट को, डिस्पैच वाला प्रोडक्शन से फिनिश गुड अपने हैंड ओवर लेगा गोडाउन में और फिर वहाँ पे इनवाइसिंग करवा के अकाउंट डिपार्टमेंट से उसको अपनी कोई डिलीवरी वैन से या कोई कन्वेंस से उसको क्लाइंट के पास भेजेगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो सेल हो रहा है, जो ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को, उसको उन क्लाइंट्स को पहुंचाना जिनसे ऑर्डर मिले हैं, प्रोडक्ट को क्लाइंट तक पहुंचाना। तो उसमें जो खर्चा होता है उसमें भी स्टाफ हो गया आपका, वो भी ऑफिस में बैठते होंगे तो वो जगह ऑक्यूपाई होती है, वो भी ट्रैवल करते होंगे तो उसमें जो खर्च लगता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। और आर एन डी कॉस्ट हो गई आपकी, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट हो गई। तो ऐसे कॉस्ट ऑफ हेड होंगे आपके। अब उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं हम। ये हो गया था हमारा। अब चलो नए पेज में हम देखते हैं उसको, या एक नए उसमें आ जाए। एक्चुअली जो कॉस्ट होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई और दूसरी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो एक मिनट लाइनिंग वाला पेज ले लें, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होगा आपका मटेरियल, दूसरा होगा लेबर, मटेरियल
लेबर और आपका एक्सपेंसेस। ओके, सिमिलरली इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी ये तीन कंपोनेंट ही होंगे, मटेरियल, लेबर और आपका एक्सपेंसेस। तो ये वाली जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसमें ये तीन कंपोनेंट होते हैं, ये कहलाती है आपकी प्राइम कॉस्ट। और ये वाले जितने भी कॉस्ट या एक्सपेंस होते हैं ये कहलाते हैं ओवर हेड। ठीक है, जो डायरेक्ट वाला मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो होगा प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट वाले आपको ओवरहेड, इनडायरेक्ट वाले जो भी आपका मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो कहलाते हैं ओवरहेड। अब इसको प्राइम कॉस्ट के बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम का मीनिंग होता है, प्राइम मीनिंग मीन्स मेन, हिंदी में बोले तो प्रमुख या मुख्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट। प्राइम कॉस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसके बिना प्रोडक्ट आपका बन ही नहीं सकता, कि आपके पास जिस प्रोडक्ट को बनाना है उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए, उस पर काम करने वाली लेबर होनी चाहिए, और उसमें जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस लगने हैं वो आपके पास वो होनी चाहिए, तब जाके आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओवरहेड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर एक फैक्ट्री के ऑपरेशन के लिए, एक बिज़नेस के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब आप उसको बेचेंगे नहीं तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, तो सेल्स डिपार्टमेंट भी चाहिए, उन प्रोडक्ट्स को क्लाइंट के पास बेचने के लिए आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो ये सारे ओवरहेड्स में आते हैं। अब दोनों टाइप की कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये फिक्स्ड भी हो सकती है और आपकी वेरिएबल भी हो सकती है। ये भी आपकी फिक्स्ड भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है ना। फिक्स्ड और वेरिएबल को समझते हैं हम, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। प्राइम कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट, वर्कर की कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों का जो सम आएगा वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। और बाकी जो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो सब ओवरहेड्स होती हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। वैसे कोई आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फॉर्मेट को आप 2-3 बार बना के देख रहे हो तो आपको याद करना है, वैसा कुछ नहीं है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्ट और इनसेपरेबल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। इनसेपरेबल पार्ट होता है ये, डायरेक्टली लिंक होता है प्रोडक्ट से। आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हो गई, कैन नॉट बी एलोकेटेड बट अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, अपोर्शनमेंट कर सकते हैं इसका, अपोर्शनमेंट कर सकते हैं कि टोटल इतनी कॉस्ट हुई तो किस प्रोडक्ट पे कितना इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी होती है कि डज नॉट चेंज विद प्रोडक्शन आउटपुट, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है चेंजेस विद आउटपुट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड और वेरिएबल को समझना। ये तीन चीज़ों को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो आप समझ गए होंगे मतलब, आई होप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि विच डज नॉट चेंज विद प्रोडक्शन आउटपुट। मतलब आप जैसे हम इस फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं कि ओप्पो की जो फैक्ट्री है, सपोज वो रेंट पे है, उसका 20 लाख रुपए रेंट जाता है या 25 लाख रुपए रेंट जाता है। तो अब ओप्पो सारे महीने फ़ोन बनाए, एक भी फ़ोन ना बनाए, तो भाई वो 25 लाख रुपए रेंट देना ही देना है। जिसकी भी फैक्ट्री होगी, जो लैंडलॉर्ड होगा, उसको 25 लाख रुपए रेंट देना है, चाहे ओप्पो एक फ़ोन बनाए, 100 बनाए, 10,000 बनाए, 2 लाख बनाए या 5 लाख बनाए, रेंट उतना ही जाना है। वो लैंडलॉर्ड आके ये ओप्पो को ये नहीं बोलने वाला कि यार इस महीने तो तुमने
10 लाख फ़ोन बना दिए तो मुझे 25 लाख नहीं 50 लाख रुपए रेंट चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये होगी फिक्स्ड कि इट डज़ नॉट चेंज विद प्रोडक्शन आउटपुट। ठीक है, समझ आ गया। फिक्स्ड मतलब आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जीरो हो रही है, उससे ये चेंज नहीं होता। ये फिक्स्ड है मतलब फिक्स्ड है। आपके सेकंड हो गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये है कि ये चेंजेस विद आउटपुट है, कि आप जैसे 500 फ़ोन बना रहे थे, अब आपको 1000 बनाना है। सपोज अभी मंथ फेबररी है, जनवरी में आपने 1000 फ़ोन बनाए थे, फेबररी में आपको 2000 या 3000, 1000 के 3000 बनाने हैं। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 1000 फ़ोन जनवरी में बनाए, फेबररी में आपको 3000 फ़ोन डिलीवर करने हैं, आपके पास ऑर्डर हैं 3000 फ़ोन डिलीवर करने हैं। तो अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 1000 में जितना रॉ मटेरियल लगा था 3000 में भी उतना ही लगेगा? नहीं ना। तो 1000 में जितना रॉ मटेरियल लगा था 3000 में उसका 3 टाइम्स लगेगा। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। जो आपके सपोज़ 50 वर्कर्स थे, वो उनकी कैपेसिटी 1000 फ़ोन बनाने की थी, अब आपको 3000 बनाना है। तो प्रैक्टिकली आपको ज़रूरी नहीं 150 करना पड़े, 150 करना पड़े, 50 वर्कर्स का 150 करना पड़े, ये ज़रूरी नहीं है, पर 50 का 100 तो करना पड़ेगा, या 125 करना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन आउटपुट के साथ आपको लेबर भी बढ़ानी है, प्रोडक्शन आउटपुट के साथ आपका रॉ मटेरियल भी बढ़ाना है। तो रॉ मटेरियल और लेबर आपकी क्या होगी? इसकी इसमें वेरिएबल हो गई, और फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड हो गया। ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, चेंजेस बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन। मतलब आउटपुट जिस स्पीड से बढ़ेगा या जिस क्वांटम से बढ़ेगा, प्रोडक्शन आउटपुट जिस क्वांटम से बढ़ेगा, उस क्वांटम से या उस रेट से आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, बट कुछ ना कुछ बढ़ेगी। जैसे आपका प्रोडक्शन 1000 से 3000 करना है, तो हो सकता है कि अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल बताइए, सोचिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपके जनरेटर्स चलते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे आप तो फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा। बट सेमी वेरिएबल हम एक एज्यूम करते हैं कि एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन करने लाइट पहुंच जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है उस एरिया में। तो मैंने फैक्ट्री के ऑपरेशन के लिए कि बिना रुके काम चलता रहे 2 जनरेटर लगाए हुए हैं, रेंट पर लिए हुए हैं। तब उन जनरेटर्स का तो रेंट तो मुझे देना है, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं। और उसमें जो फ्यूल डालना है, उसमें जो डीजल यूज़ करता हूं मैं, वो डिपेंड करता है कि कितने आवर्स मैंने जनरेटर का यूज़ किया। अब कितने आवर्स में जनरेटर का यूज़ करूँगा वो डिपेंड करता है कि मैं प्रोडक्शन कितना करूँगा। अगर मुझे नॉर्मल वर्किंग, मुझे ज़्यादा 1000 फ़ोन की जगह मुझे 3000 बनाने हैं, तो वर्कर्स बढ़ाने के साथ साथ मुझे टाइम पीरियड भी बढ़ाना पड़ेगा। जो नॉर्मल जैसे फैक्ट्री का टाइम हम मानते हैं कि 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक फैक्ट्री का टाइम है, तब मुझे ओवर टाइम भी करवाना पड़ेगा। वर्कर्स को 6 बजे छुट्टी देने की बजाय 9 बजे छुट्टी दूंगा मैं, या 8 बजे दूंगा, मतलब ओवर टाइम करेंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ गए। तो क्या होगा? फ्यूल का कंजप्शन, डीजल का कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जो जनरेटर का रेंट है वो तो फिक्स्ड है, बट फ्यूल का कंजप्शन बढ़ गया, तो ये क्या होगी? आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो समझ गए आप? रिपीट करें। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्ट और इनसेपरेबल पार्ट ऑफ, जिसको अलग नहीं किया जा, इनसेपरेबल मतलब अलग नहीं किया जा सकता। बी हो गया आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैन नॉट बी अलोकेटेड, मतलब बिल्कुल हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये वाली, मेरा फ़ोन बन रहा है तो ये वाला जो एक्सपेंस हुआ है, कि मैंने बिल्कुल बोल दिया कि एक फ़ोन बनेगा तो 20 रुपये इस चीज़ के लगने हैं, है ना। या ये 20 रुपये में नहीं लगाऊंगा तो फ़ोन नहीं बना सकता। फ़ोन बना सकता हूँ, हो सकता है उसे बेच ना पाऊँ, हो सकता है उसको क्लाइंट को डिलीवर ना कर पाऊँ, बट फ़ोन बना सकता हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई? कि अगर वो मैं एक्सपेंस नहीं करता हूँ तो भी मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बट हो सकता है बेच नहीं सकता हूँ, हो सकता है कि क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, है ना। दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे सपोज आप
आपने समझ ऐसा एग्जांपल ले लीजिए आपकी आपने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, और डिलीवरी, होम डिलीवरी के ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। तो आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास इंग्रेडिएंट थे जो भी आपने बनाना था। सपोज़ आपने रोटी और पनीर की सब्ज़ी का ऑर्डर था, या सपोज़ आप पिज़्ज़ा बनाते, पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, तो पिज़्ज़ा के में जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आपके पास थे, बट आपने बना लिया, तैयार कर लिया, और अब उसको आप 5 किलोमीटर दूर अगले जिसका क्लाइंट का ऑर्डर आया था उसके घर पे हमें डिलीवर करना है, और हमारा डिलीवरी बॉय नहीं आया है। तो डिलीवरी बॉय ना आने से इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने पिज़्ज़ा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। पिज़्ज़ा हमने प्रिपेयर कर लिया है, हम उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो डिलीवरी बॉय की कॉस्ट है वो आपके रेस्तोरां वाले बिजनेस का इनडायरेक्ट कॉस्ट है। समझ में आया? क्लियर एकदम? सी आते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट पे। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद प्रोडक्शन आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन के आउटपुट के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होती है। जैसे हमने पकड़ा फैक्ट्री का रेंट, मेरी फैक्ट्री है 25 लाख रुपए रेंट जाता है उसका, तो जाएगा, मैं महीने भर एक प्रोडक्ट बनाऊँ नहीं बनाऊँ, खाली बैठे रहूँ, या 50 लाख पीसेस बना दूँ, तो वो चेंज नहीं होता, मतलब प्रोडक्शन के आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा वो। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद आउटपुट, जैसे लेबर हो गई, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ये सब वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको? मेरी फैक्ट्री में 2 जनरेटर मैंने लगाए हुए हैं जो रेंट पर हैं, ठीक है। तो मैं प्रोडक्शन करूं ना करूं, मेरे पास ऑर्डर हो, मेरे वर्कर्स काम कर रहे हों, फैक्ट्री में कुछ बन रहा हो, या सारे खाली बैठे हों, मुझे वो जनरेटर का रेंट देना है। खाली क्या चीज़ प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी? डीजल का कंजप्शन। मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा आ गए हैं, मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ, तो डीजल का कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो मतलब रेंट वाला पार्ट फिक्स है और फ्यूल कंजप्शन वाला डायरेक्टली रिलेटेड टू आपके प्रोडक्शन है। वैसे ग्राफ से भी समझते हैं आप लोग वैसे मैंने जितना क्लियरली समझाया है ये समझ में आ जाना चाहिए। एक बार और रिपीट कर दूं, यहाँ से चलते हैं फिर से एक बार, ओके। दो टाइप की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट के भी ये 3 कंपोनेंट हो गए और इनडायरेक्ट के भी हो गए, ओके। जो डायरेक्ट कॉस्ट की जो मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस होते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब मेन, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? ओवरहेड्स। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। अब एक क्लासिफिकेशन हमने कर लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये कैसे हो गया? एप्लीकेशन के हिसाब से, एक डायरेक्टली अप्लाई होती है प्रोडक्ट पे, एक इनडायरेक्टली अप्लाई होती है। ये एप्लीकेशन के बेस पे डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? एप्लीकेशन के बेस पे एक डायरेक्टली रिलेट होती है प्रोडक्ट से और एक इनडायरेक्टली रिलेट होती है। अब इन दोनों के भी 2 पार्ट हैं, ये आप देख रहे हो ना। डायरेक्ट कॉस्ट के भी 2 पार्ट होंगे। डायरेक्ट कॉस्ट या तो फिक्स्ड हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर इन दोनों के पार्ट फिक्स्ड, वेरिएबल, फिक्स्ड, वेरिएबल। अब मुझे बताओ डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट, एक एग्जांपल बताओ फिक्स्ड का डायरेक्ट कॉस्ट की, और एक वेरिएबल। वेरिएबल के तो मैंने आपको तो बताया ना, रॉ मटेरियल का कंजप्शन क्या है? वेरिएबल है। लेबर क्या है? वेरिएबल है। आप फिक्स्ड का एक एग्जांपल सोचना, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट के हेड में फिक्स्ड वाले कौन से एलिमेंट होंगे, ओके। ऐसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड वाले और वेरिएबल वाले, ओके, गॉट इट। अब चलते हैं हम इधर। ये मैंने डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, अब ग्राफ की बनाया था मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। मुझे लगता है जितना क्लियरली मैंने आपको बता दिया है उतना कोई बताएगा नहीं, फिर भी चलो ग्राफ बनाए हैं तो समझ लेते हैं।
ये आपका ग्राफ समझते हो ना आप, ये आपका एक्स एक्सिस, पता नहीं आप लोगों को मैथ्स ज्योमेट्री उतना है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये वाला है आपका कॉस्ट वाला, ठीक है। ये है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आउटपुट। ये ऐसे जीरो जीरो से स्टार्ट होगा, ये इधर एक्स डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। जैसे सपोज़ ये हो गया आपका, हमने 100 फ़ोन बनाए, ये हो गया आपकी हमने 1000 फ़ोन बनाए, और ये मान लो ये है आपकी, ये है 25,000 रुपये। इसको हम ले लेते हैं, रेंट से ले लेते हैं। ये 25,000 हमारा रेंट था, जो फैक्ट्री हमारी, उसका रेंट है 25,000 रुपये। अब मैं 100 फ़ोन बना रहा हूँ, तो भी मैं रेंट कितना दे रहा हूँ, ये वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं हुई ना। 100 फ़ोन बना रहा हूँ तो भी 25,000 रेंट दे रहा हूँ, 1000 बना रहा हूँ तो भी 25,000 दे रहा हूँ। ये फिक्स्ड हो गई है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। वेरिएबल ये आपका हो गया, जैसे ये प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, मान लो यहाँ 100 था, ये 100 फ़ोन बनाए थे, तो ये और ये सपोज ये 10,000 खर्चा हो रहा था मेरा, है ना। अब मैंने यहाँ पे 1000 फ़ोन बनाए, 1000 फ़ोन बनाए, ये है ना, 1000 बना दिए। अब मेरा खर्चा हो रहा है 50,000, तो प्रोडक्शन का आउटपुट बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ गई। ये हो गया वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, ये जनरेटर किराए पे लिए वाला एग्जांपल, जनरेटर किराए पर लिए, जनरेटर किराए पर लिए, तो जनरेटर तो किराए पे लिए, तो किराया तो देना ही है, चाहे प्रोडक्शन करूं या ना करूं। बट अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करता हूं तो डीजल ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। इसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है, ओके। समझ में आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएबल फिक्स्ड, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, चलो कितना टाइम हो गया आज, 36 मिनट हो गया, ओके। तो कुछ चीज़ें मुझे क्या पढ़ाना था आपको, तो इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें क्या, वेरिएबल और फिक्स्ड पे। चलो नेक्स्ट उसमें करते हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 में थोड़ी सी थ्योरी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाता है। तो आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, आप जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको बहुत सी नई चीज़ें पता लगती हैं। तो वही है वाली बात है कि आप वीडियो देख लिया, यूट्यूब की कार ड्राइविंग का वीडियो देख लिया, वो बात अलग है, पर जब तक अनटिल अनलेस आप रोड पर उसको नहीं चलाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके होते हैं वो ऐसे होते हैं, जब आप उनको कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया है। तो कैसा लगा दोस्तों, कैसा लगा आपको, बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरा की पूरा मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए सारे सब्जेक्ट कवर करके लाएंगे हम आपके पास, और बहुत ही कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट देने की। कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट के सजेशंस होंगे तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसका तीन पार्ट में पूरा कर लेंगे इसको, ठीक है। आपको क्वेश्चन वो कराऊंगा मैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, बाय बाय।